नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य विभाग से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 20 जून को चंडीगढ़ की लैब से 17 हेल्थ वर्कर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था। शक होने पर स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित पाए गए सभी 17 हेल्थ वर्कर्स की दोबारा से जांच कराई तो सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसी बैच में चंडीगढ़ लैब से 34 आम लोगों की सैंपल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, लेकिन स्वास्थ्य महकमे ने इनकी दोबारा जांच करने की जहमत नहीं उठाई और वो कोविड पेशेंट के तौर पर ही उनका ट्रीटमेंट हुआ। वहीं सब सवाल ये उठता है कि अगर सैंपल लेने की प्रक्रिया में गड़बड़ी थी तो इसे लेकर अब तक क्या कुछ किया गया। अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। थे जिनके द्वारा इस तरह की एडवाइस दी गई और जो वहाँ का प्रशासन था उनके अनुसार सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, उसमें हेल्थ वर्कर्स भी थे या और स्वच्छक भी थे, एक दो लोग बाहर के भी थे, जो उनके द्वारा प्रिस्क्राइब करा हुआ होगा, जिनके टेस्ट में उनको लगा होगा कि इनके टेस्ट होने चाहिए, उन्हीं की कराई गई। वही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला है। स्वामी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार बीजेपी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी हमेशा से मंदिरों के अधिकारों के पक्ष में रही है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर उत्तराखंड सरकार कीचड़ उछाल रही है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दुशासन जब मंदिरों की इज्जत उछाल रहे हैं तो भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य चुपचाप क्यों हैं? दुर्योधन और कर्ण मजे ले रहे हैं। राष्ट्रीय शर्म से बताया है। वहीं स्वामी के ट्वीट पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी और उत्तराखंड के लोग मन, कर्म और वचन से प्रदेश को देवभूमि मानते हैं, इसीलिए ऐसा सोचना गलत है और महाभारत के पात्रों के जिक्र की कोई प्रासंगिकता नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को देवभूमि मन, कर्म और वचन से मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई काम करने का सोच भी नहीं सकती जिससे उत्तराखंड के देव स्वरूप को, उत्तराखंड की देवभूमि को, छवि को किसी प्रकार का नुकसान हो। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित देवस्थानम एक्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पंडा पुरोहितों ने मंदिर परिसर में आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पुरोहित सरकार से देवस्थानम एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खबर देहरादून से, जहां ट्रायल पर गई 1 करोड़ की गाड़ी में आग लग गई। मर्सिडीज गाड़ी में लगी अचानक आग। शोरूम कर्मी और खरीदार जा रहे थे ट्रायल पर। आशा रोड़ी चेक पोस्ट के पास गाड़ी में आग लग गई। दोनों ने कार से कूदकर जान बचाई है। उधम सिंह नगर जिले के क्वारंटीन सेंटर्स लगातार सवालों के घेरे में हैं। गुरुवार को पंतनगर यूनिवर्सिटी में बने क्वारंटीन सेंटर से 4 लोग भाग गए और पुलिस हाथ मलती रह गई। भागे हुए चारों युवक दूसरे प्रदेशों के रेड जोन से आए थे, जिसके चलते उन्हें क्वारंटीन किया गया था। लेकिन जिन हॉस्टल और गेस्ट हाउस में इन्हें रखा गया था, ये उसकी दीवार फांदकर फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। चारों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आज आने वाली थी। क्वारंटाइन सेंटर से 4 लोगों के भागने का मामला सामने आया है। इसमें ये पिछले 1-2 दिन पहले ही क्वारंटाइन सेंटर्स में दाखिल हुए थे और सितारगंज के रहने वाले हैं। इनके बारे में जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, इनके घर वालों से संपर्क किया जा रहा है और इनको बताया जा रहा है कि वापस क्वारंटाइन सेंटर में आ जाएं। सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत कोरोना के रोकथाम के लिए क्वारंटाइन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप रेड जोन से आते हैं। और इन लोगों के खिलाफ थाना पंतनगर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और साथ में ही इनको वापस लेकर आया जाएगा। वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां प्रदर्शनकारी कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नियमों के उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेसी नेताओं पर नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पर केस दर्ज किया गया है। प्रवक्ता गरिमा मेहरा सहित कई नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन किया था।
वहीं केस दर्ज करने की खबर पर प्रीतम सिंह ने कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चाहे तो जान ले ले, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। जनता के मुद्दों पर आवाज उठाता रहेगा विपक्ष। विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन को पहले से ही सूचित कर दिया गया था। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है, और विपक्ष होने के नाते निश्चित रूप से आज हमने मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। और अगर सरकार ये समझती है कि मुकदमे दायर करके विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सकता है, तो सरकार गलत फहमी में है। एक नहीं 100 मुकदमे भी अगर सरकार दायर करेगी, कांग्रेस जनहित के हर मुद्दे को उठाने का काम करेगी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत को नहीं मिली प्रार्थना की परमिशन। देहरादून प्रशासन ने उन्हें परमिशन नहीं दी। शहीद स्थल गांधी पार्क में परमिशन देने से प्रशासन ने इनकार कर दिया है। शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी थी। हरीश रावत ने उसके लिए अर्जी दी थी। 28 जून तक होम क्वारंटीन में है पूर्व सीएम हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत को परमिशन पर बोले सीएम त्रिवेंद्र की गांधी जी घर में भी सत्याग्रह करते थे। गांधी जी का अनुसरण करें हरीश रावत। गांधी पार्क या शहीद स्थल में 1 घंटे की प्रार्थना की परमिशन हरीश रावत की ओर से मांगी गई थी, जिसे देने से इनकार कर दिया है प्रशासन। बाबा रामदेव के कोरोनिल दवाई को लेकर राजनीति जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि रामदेव देश में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सरकार के मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 1 हफ्ते में पतंजलि से जवाब मांगा गया है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में रही हो या सत्ता से बाहर, उसने बाबा रामदेव का विरोध ही किया है। ये सब में सारे एमओयू रद्द होने चाहिए, और जो कोविड की दवा निर्मित करने का दावा रामदेव जी ने किया है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सरकार को जेल भेज देना चाहिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने बाबा रामदेव की कोरोना वाली दवा पर करारा हमला बोला है। इंदिरा ने रामदेव को बीजेपी समर्थक बताते हुए कहा कि बाबा के गलत दावों की वजह से लोगों की आस्था उन पर नहीं रही। यही नहीं, इंदिरा रामदेव को ये याद दिलाना भी नहीं भूली कि जिस जमीन पर उनका पतंजलि फल फूल रहा है, वो कभी कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए एनवी तिवारी ने उन्हें दी थी। अगर इस तरह के दावे करेंगे तो खुद ही अब उनका सामान्य लोग नहीं खरीदेंगे। आस्था खत्म हो गई, आस्था नहीं रही। अगर आदमी सीमित क्षेत्र तक कहे मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, ठीक होता है, लेकिन बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बनकर उसका अनुचित उपयोग करते, और उनकी सारी जमीन पंडित नारायण दत्त तिवारी के शासनकाल में मिली। वहीं बाबा रामदेव की कोरोना दवाई के दावे पर आयुष विभाग की आपत्ति को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि जो भी काम हो वो विधिक तरीके से होना चाहिए। सरकार जब भी ऐसी कोई परमिशन देती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है जो पूरा होना चाहिए। काम होना चाहिए वो विधिक होना चाहिए, उसकी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। अभी पतंजलि ने जो किया है, मैं निम्स जयपुर के डायरेक्टर का बयान पढ़ रहा था, देख रहा था एक चैनल पर। उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं, और 3 दिन में 69% और 1 हफ्ते में 100% क्योर हुए हैं पेशेंट। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि कोई प्रोसीजरल कोई फॉल्ट है उसमें, वो थोड़ा होना चाहिए। बाबा रामदेव द्वारा कोविड की दवा बनाने के दावे के खिलाफ कांग्रेसियों ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है और रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो हमने आज राज्यपाल जी से निवेदन किया है कि राज्यपाल जी उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि आगे से वे कम से कम इस तरीके की हरकतों पे कंट्रोल रहे और लोगों को सीख मिले कि कम से कम ऐसी महामारी के समय हम लोगों को जो है इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि पूरा विश्व उस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है और रामदेव जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो कि खोखली बातें हैं, जिसका धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। हरिद्वार में पहली अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन की शुरुआत हो गई है। इसके दूसरे चरण में मध्य हरिद्वार के मॉडल कॉलोनी में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने इसका उद्घाटन किया। मंत्री मदन कौशिक ने खुद घर की रसोई में गैस चूल्हा जलाकर इसकी विधिवत शुरुआत की। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि हरिद्वार उत्तराखंड का पहला और देश के चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन की शुरुआत हुई है। का पहला और देश के चुनिंदा शहरों में सम्मिलित हुआ है हरिद्वार, जहां अंडरग्राउंड गैस का काम लगभग पूरे होने की स्थिति में आ गया है। और ये हमारा अच्छा सौभाग्य है कि ये एक बड़ी योजना है, जिस योजना को खुद
पेट्रोलियम मंत्री ने शुरुआत की थी यहीं से, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और लगातार इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और एक अच्छा शुरुआत हुई। जैसी नैनीताल से खबर है, जहां शराब कारोबारियों को 196 करोड़ की छूट के मामले में हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। शराब कारोबारियों को छूट क्यों और किन हालातों में दी गई? लॉकडाउन में सभी उद्योगों पर असर पड़ा है, छूट सिर्फ शराब कारोबारियों को क्यों दी गई? की जो दोहरी नीति है, इसको चैलेंज किया था, इस पर माननीय न्यायालय ने आज संज्ञान लिया है और सरकार से इसमें जवाब मांगा है 3 हफ्ते में कि किन परिस्थितियों में और क्यों इनको जो है ये छूट प्रदान की गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के रायपुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में 1000 बेड क्षमता के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किया गया ये कोविड केयर सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सेंटर में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के साथ ही सेंसर युक्त थर्मल स्कैनिंग की सुविधा भी है। पूरे सेंटर में 107 कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ कोविड पेशेंट के लिए योग करने से लेकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जरूरत पड़ने पर कोविड सेंटर की क्षमता 4000 तक बढ़ाई जा सकती है। जैसी हालात है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसके लिए पूर्व तैयारी की गई है। अच्छा हो कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी सतर्कता की दृष्टि से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत बेहतर व्यवस्थाएं हैं। और अब बात करते हैं प्रदेश में कोरोना अपडेट की। तो राज्य में कोरोना के आज 20 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2642 पहुंच चुकी है। 1745 मरीज ठीक हो चुके हैं। 845 एक्टिव केस हैं। 35 की मौत हुई है। उधम सिंह नगर में 11, टिहरी में 1, देहरादून में 4 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार और पौड़ी में 2-2 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोविड-19 के दौर में साइबर क्राइम की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस साल अब तक 124 साइबर क्राइम से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। वहीं डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि लोगों को ऐसे मैसेज से बचना चाहिए। लगातार ऐसे मामले बढ़ने के बाद साइबर क्राइम की टीम भी अलर्ट मोड पर है। साइबर क्राइम के सीईओ अंकुश मिश्रा के मुताबिक साइबर क्राइम से हर व्यक्ति सावधानी बरते तो बचा जा सकता है। नए नए तरीके ये लोग रोज इजाद करते हैं। साइबर क्राइम के आंकड़े अगर मैं इकट्ठा किया था अभी 5 महीने का, तो हमारे प्रदेश में इस साल 124 में अभी तक। विगत वर्षों में 77 और 82 हुए थे 5 महीने, तो यानी साइबर क्राइम बढ़ा है। साइबर क्राइम को हम रजिस्टर भी कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर करेंगे तभी जाकर के लोगों को रिलीफ मिलेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमेशा हमें अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर और हमारा जो एंटीवायरस है, इन दोनों चीज़ों को अपडेट रखना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी अनजान व्यक्ति द्वारा कोई भी अगर ऐप कही जाती है कि इस ऐप को डाउनलोड कर लो, तो ऐसी ऐप को कभी आप डाउनलोड ना करें। हमेशा ऐप कोई भी डाउनलोड करने से पहले उसकी फीचर्स देखें, नंबर ऑफ डाउनलोड्स देखें और साथ में किसने वो आपको ऐप भेजी है। तीसरी चीज़, कोई भी फिशिंग लिंक मतलब कि कोई अगर अनजान व्यक्ति द्वारा मुझे कोई लिंक भेजा जाता है, तो किसी भी इस प्रकार के लिंक पे क्लिक ना करें। जागेश्वर धाम श्रद्धालुओं के लिए 1 जुलाई से खुलने जा रहे हैं। पहले चरण में अल्मोड़ा जिले के ही श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अनुमति मिलेगी। इसके बाद केंद्र राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अनुमति मिलेगी। आने वाले यात्रियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पास दिया जाएगा। लॉकडाउन के चलते पिछले 3 महीने से मंदिर बंद है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश होंगे, उनका अनुपालन करते हुए इसको हम लोग दर्शनों के लिए खोलेंगे और इसमें लिमिटेड पासेस की हम लोग व्यवस्था रखेंगे। इस लिमिटेड पासेस को हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे हम लोग जारी करेंगे। लॉकडाउन के चलते बंद चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों को अनलॉक होने के बाद भी राहत नहीं मिलने से दिक्कत होने लगी है। वहीं अब कोचिंग और पुस्तकालय संगठन ने मांग की है कि आर्थिक संकट के दौर में 6 महीने तक 50% किराया देने की छूट दी जाए। साथ ही सरकार से आर्थिक पैकेज की भी मांग की है। कोचिंग संचालकों का कहना है कि स्वरोजगार की दिशा में कोचिंग संचालक काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यही कि सरकार से हमारी ये मांग है कि देखिए, स्वरोजगार के अंतर्गत हम लोगों ने ये कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और वैसी व्यवस्था हमने की थी, लेकिन हमारी कोई आय की स्रोत अभी बिल्कुल नहीं है। शून्य हमारी अभी जो है आय रही है। तो हमारी मांग ये है कि जब तक ये संस्थान बंद रहे तब तक हमारा पूर्ण किराया जो है सरकार माफ़ करने का ऐसा कोई शासनादेश या ऐसा कोई निर्देश जारी करे। अब खबर ऋषिकेश से, जहां मुनिकीरेती स्थित पशुपालन विभाग के केंद्रीय भंडार का आज मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण किया। वहीं जांच में दवा के स्टॉक, दवाइयों की खरीद और वितरण में गड़बड़ी देखने को मिली। गड़बड़ी देखने के बाद पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने मामले में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। जांच के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई।
पिथौरागढ़ में पिरुल से बिजली बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए एक बैठक बुलाई गई। जिले में पहले चरण में 4 लोगों को पिरुल से बिजली बनाने को चुना गया है। इन चारों को प्लांट लगाने की अनुमति भी मिल चुकी है। उरेडे का कहना है कि भविष्य में इसे व्यापक स्तर पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम है पिरुल यानी कि पाइन नीडल, जो बहुतायत में उत्तराखंड के जंगलों में होती है, उससे विद्युत उत्पादन नीति के तहत हमारे जनपद में 4 लाभार्थियों को विद्युत प्लांट लगाने के लिए सैंक्शन दी गई है। हरिद्वार में फॉरेस्ट की रेस्क्यू टीम का छापा हुआ पड़ा है। एक घर से 3 दुर्लभ सैंड बोआ सांप बरामद हुए हैं। कछुए का मांस, ट्रैप खटका मिला है। वन्य जीवों को फंसाने के काम आता है लोहे का खटका। घर छोड़कर यहां से फरार हो गए वन्य जीव तस्कर। तो 3 दुर्लभ सांप भी मिले हैं। कछुए का मांस मिला है, ट्रैप खटका मिला है यहां से, और जो वन्य जीव तस्कर यहां पर थे वो यहां से फरार हो गए। और अब खबर खटीमा से है, जहां लॉकडाउन में साइकिल रैली निकालने पर मुकदमा हुआ है। 21 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर डीजल पेट्रोल की महंगाई पर इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था। कांग्रेस के 21 कार्यकर्ताओं पर खटीमा में प्रदर्शन के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद मुकदमे ये दर्ज हुए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस दिया है प्रियंका गांधी को। यूपी बाल संरक्षण आयोग का नोटिस गया है। कानपुर बालिका गृह मामले में प्रियंका गांधी को नोटिस दिया गया है। 57 बालिकाओं को कोरोना पॉजिटिव बताने का ये मामला, 2 लड़कियों को गर्भवती भी बताया गया। प्रियंका गांधी ने कानपुर मामले में एक फेसबुक पोस्ट लिखा था। आयोग ने 3 दिन में प्रियंका से खबर पर खंडन मांगा है। तो कानपुर बालिका गृह मामले में यहां आयोग ने 3 दिन में प्रियंका गांधी से खबर पर खंडन मांगा है। अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई, हमारे सहयोगी। अनामिका, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 21 जून का ये मामला है जब कानपुर के बालिका गृह से 57 बालिकाओं के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई थी। उसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके और फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि कानपुर के बाल संरक्षण गृह में 57 लड़कियों की जांच होने के बाद पॉजिटिव आया है मामला। और उन्होंने ये भी लिखा था कि जिसमें से 2 बच्चियां गर्भवती हैं और एक को HIV पॉजिटिव निकला है। इसके बाद बाल संरक्षण आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था और डीएम से रिपोर्ट मांगी गई। पूरी जानकारी लेने के बाद ये तथ्य सामने आया कि जो दिन 2 बालिकाओं के गर्भवती होने की बात सामने आ रही है वो पहले से ही गर्भवती थी, और जिसके HIV पॉजिटिव होने की बात कही जा रही है वो पूर्णतः गलत है। तो इसको आधार बनाते हुए बाल संरक्षण आयोग ने प्रियंका गांधी को नोटिस दिया है और इस नोटिस में ये कहा गया है कि वो 3 दिनों के अंदर इस पूरे मामले में खंडन करें। खंडन न करने की स्थिति में उन पर कार्रवाई भी होगी। और ये भी ये कहा गया है कि बिल्कुल देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी की तरफ से अब क्या जवाब आता है। बहुत शुक्रिया नामिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।